गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फॉर्मेशन पढ़ बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आप लोग के बीच क्लास 10th प्रकाशन भारती भवन से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि ये चैप्टर 2 है। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में उठाया जाता है और साथ ही साथ इस चैप्टर से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आप श्योर समझिए कि आप बहुत जल्द इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप पढ़ के नहीं किसी दूसरे को पढ़ा के ज़रूर चले आइएगा। तो ठीक है, केवल आप लोग को मेरे लेक्चर को सुनना है और सावधानी पूर्वक समझना है, ठीक है। जो भी चीज़ होगा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल होगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए टॉपिक के हम लोग नाम है प्रकाश के अपवर्तन। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जाने प्रकाश। जो प्रकाश ये जो है एक माध्यम से, यहाँ पर जो है प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग को पढ़ना है जो कोई भी प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के बारे में इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के किसमें? परावर्तन में। किसमें पढ़े? प्रकाश के परिवर्तन में। उसमें हम लोग पढ़े हैं ये कोई भी प्रकाश की किरण है जो कि ये सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। कोई भी प्रकाश है जो कि सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने जो प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जो है जिसके सहारा से हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहारा से हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक माध्यम हो गया। क्या हो? कोई एक माध्यम हो गया। मान लीजिए माध्यम 1 हुआ और ये माध्यम 2 हो गया। ये माध्यम 1 से कोई माध्यम 2 में आता है प्रकाश, ठीक। ये हो गया हम लोग क्या हो गया? अविलंब हो गया। क्या हो गया? ये अविलंब हो गया। तो इसका मतलब यह होता है कि इसको तो बजाबते जाना चाहिए सीधा। क्या जाना चाहिए था? सीधा। तो ये अपवर्तन में क्या होता है? नहीं तो अविलंब से ये दूर भागेगा और नहीं तो अविलंब के पास आएगा, ठीक। माने कहने का मतलब यह है कि अपने जो वास्तविक जो उसका प्रतिबिंब जो बनना चाहिए, वास्तविक जो उसका ट्रेवल करने के जो रास्ता होना चाहिए उससे ना, उस पर ना दिख कर, नहीं तो अपने वास्तविक से थोड़ा सा दूर दिखता है, नहीं तो वास्तविक से थोड़ा सा पहले, जो कि इसको हम लोग नॉर्मल से हम लोग दिखाते हैं। अविलंब से के नहीं तो करीब आएगा, नहीं तो अविलंब के दूर भाग जाता है, ठीक है। जैसे इसके परिभाषा से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वो अपने दिशा क्या करती है? परिवर्तित कर लेती है, नहीं बदल लेती है। वहीं हम लोग का कहलाता है? प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे ये प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगला हम लोग है ये टॉपिक प्रकाश का चाल। क्या है? प्रकाश के चाल से क्या समझते हैं? प्रकाश के चाल से यही तात्पर्य है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होती है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग हवा हो गया, ठीक। उसके बाद से हम लोग ले लेते हैं पानी, उसके बाद से हम लोग ले लेते हैं कांच, शीशा जिसको बोलते हैं, ठीक। हवा जो में है, हवा में 25 लाख, बोले 30 लाख, इकाई दहाई 30 लाख की 3 लाख, सॉरी 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
यानी इसको निर्वात में हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और पानी जो होता है 2,25,000 काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इतना किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच जौन होता है, कांच में जौन होता है 2 लाख काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जोन है, यानी हम लोग इस बात से माने ज़रूर हम लोग परिचित हो गए कि प्रकाश जोन है बहुत से सारे माध्यम में क्या करती है, वो ट्रेवल भी करती है, और बहुत सारे माध्यम है जिसमें ट्रेवल नहीं करती है। जैसे हम लोग देखे जी, हवा में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पानी में प्रकाश की चाल कितना है 2,25,000 किलोमीटर है प्रति सेकंड है। और है कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये हम लोग को जो क्या है, ये प्रकाश की चाल हो गया। ठीक, इसको याद रखना है क्योंकि बहुत से सारे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इसको रिपीट कर चुका है, बहुत बार इसको पूछ चुका है, तो हो सकता है अभी भी पूछ दे, इसको आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, और हम लोग को तुलना करना है, अभी हम लोग तुलना करें किसके साथ में, हवा को पानी के साथ में। तो हवा को पानी के साथ में अगर हम तुलना करेंगे तो हवा हम लोग का हो जाएगा विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ये पानी जौन क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्योंकि जिस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल अगर तेज होता है वो माध्यम विरल कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर कम होता है तो उसके लिए क्या कहलाता है, सघन कहलाता है। लेकिन अगर वहीं हम पानी की तुलना किससे करें, कांच से करें, किससे करें, कांच से करें, तो कांच के लिए अभी को हवा के लिए तो पानी क्या है, ये सघन है, लेकिन कांच और पानी के तुलना में पानी जो है ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी हवा हर हमेशा ही विरल रहेगा ही, क्योंकि इस हवा जो होता है, ये हवा यानी निर्वात में जितना प्रकाश की चाल होता है उससे ज़्यादा तेज चाल किसी के है ये नहीं है, तो हर हमेशा ये क्या होगा, ये विरल होगा। लेकिन अगर पानी के तुलना कांच से किया जाए, ठीक, तो ज़रूर याद रखना होगा हम लोग को कि इसके कंपैरिजन में, हवा के कंपैरिजन में पानी का जो कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये हवा विरल माध्यम होगा, ये सघन माध्यम। लेकिन वहीं अगर पानी के साथ में अगर कांच की अगर तुलना की जाए तो पानी क्या हो जाएगा, विरल, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया है कि जिस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल अगर तेज रहती है तो वो माध्यम विरल कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर कम रहता है तो उसमें वो क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अगला है हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या क्या है, व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या के मतलब क्या होता है, पहला है हम लोग का आपतित किरण। क्या है, एक नंबर में हम लोग है आपतित किरण, 2 नंबर में हम लोग को क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। 3 में नंबर में हो जाएगा अभिलंब। 4 नंबर में हो जाएगा हम लोग को अपवर्तित किरण, अपवर्तित
किरण। 5 नंबर में हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। 6 नंबर में हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक, एक एक करके हम लोग इसको समझें। जैसे हम इसी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया हवा, जो कि जो विरल ही मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको पानी, जो कि क्या हो गया, सघन हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश अगर आ रही है, ठीक, जो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे दो माध्यम क्या कह रहा है, दो माध्यमों को मान लीजिए ये सतह हो गया, क्या हो गया, सतह हो गया, ऊपर इस सतह से ऊपर हो गया हवा, इसके नीचे हो गया पानी। ठीक, दो, इसका परिभाषा है दो माध्यमों के सतह पर पड़ने वाले किरण। क्या है, दो माध्यमों के सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के जो किरण जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी ये जो आ रही है यहाँ पर जो ये पड़ रही है, इस ये जो लाइन है इसको मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। ए बी जो लाइन है, ए बी के ऊपर जो माध्यम दूसरा हो गया, इधर माध्यम दूसरा हो गया। तो ये जो लाइन जो है जो आ रही है प्रकाश की किरण, इस माध्यम में जो आ रही है जिसको क्या कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला है हम लोग क्या है, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण ये दो माध्यमों को अलग करने वाले जो रेखा है उस पर जहाँ पर जिस बिंदु पर पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, यानी जो कि यहाँ पर होगी। ठीक, अगला है हम लोग का क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब जो होता है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको यन से दिखाया जाता है, इसको नॉर्मल बोला जाता है। ठीक, अगला है हम लोग अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, जब आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में अपने माध्यम में प्रवेश करने के बाद में क्या हो जाती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है, यानी दिशा बदल लेती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। जो कि ये जो ये लाइन हम दिखाए हुए क्या चीज़ के है, ये अपवर्तित किरण हो गया। ये हो गया आपतित किरण, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब अपना दिशा परिवर्तन करके अगर प्रवेश कर गई तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, अगला हो गया आपतन बिंदु। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बाना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, अपरावर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के जो बाना कोण उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसको एंगल आई से दिखाते हैं, इसको एंगल आर से दिखाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार और समझिए। जो अगर प्रकाश की किरण आ रही है, सीधा सीधा में समझिए, जो अगर प्रकाश की किरण अगर आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने से पहले उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है अपने दिशा को बदलते हुए तो समझिए उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, उसको एंगल आई से दिखाते हैं, यानी आई से दिखाते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसको एंगल आपतन कोण बोलते, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण नहीं बोलते, अपवर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण हम लोग को दर्पण में पढ़ना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करके बताते हैं। मिटाने वाला किधर गया? थोड़ा सा इसको देखिए, अगर ये हो गया हम लोग एंगल आई, ये हो एंगल आर, तो ये हवा से, अगर हवा तो हो गई, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक। ये जो होता है इसको बोलते हैं सघन माध्यम। एक हो गया हवा को विरल माध्यम, पानी को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। तो देखिए एंगल आई जौन होता है, ठीक, एंगल आर के तुलना में क्या होता है? ये बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है, ठीक। भले यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जो दोनों लगभग में बराबर है, लेकिन इतना ज़रूर समझिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण अगर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसको बजावती, इसको जाना चाहिए था इधर जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन क्या हो गया इधर, ये क्या हो गया? मुड़ गया, ठीक है। तो ये समझिए जी, अगर एंगल आई से बड़ा अगर एंगल आर है, एंगल आई से बड़ा एंगल आर है, तो समझ जाना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। लेकिन अगर वही एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, तो समझिए जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ पर आ रहा है? सघन माध्यम में आ रहा है, जो कि बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक। अगला देख लीजिए, ये तो हम प्रकाश की किरण हम तिरछी भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तिरछा भेज रहे हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए हम एक कांच का सिल्ली ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कांच की सिल्ली लेते हैं। अगर इस पर लंबवत हम प्रकाश की किरण भेजते हैं, क्या बोलते हैं? लंबवत हम प्रकाश की किरण भेजते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण हम भेजेंगे, तो इसमें क्या होता है, अगर लंबवत हम प्रकाश की किरण भेजते हैं तो एक क्या कहते हैं, जब कोई, इसका डिफिनेशन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े का होती है, सीधे वो निकल जाती है। क्या होती है? बिना, यदि लंबवत हम प्रकाश की किरण अगर भेजते हैं तो बिना मुड़े का होते हैं, चाहे वो माध्यम सघन से विरल में जाता हो, चाहे विरल से सघन में जाते हो, वो क्या हो जाता है? सीधे वो निकल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया है, ये कांच की सिल्ली है, ये मान लीजिए ये क्या है? हवा है। हवा जो क्या हो गया? ये हो गया विरल माध्यम में। कांच की सिल्ली है तो जिस निश्चित बात ये क्या हो गया? ये सघन माध्यम हो। क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर हम लंबवत कोई प्रकाश की किरण भेजेंगे तो बिना मुड़े यानी बिना विचलित हुए वो क्या हो जाएगा? सीधे वो अपना आगे पड़े निकलते जाएगा, जो कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हो गया, ठीक। अगला देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना इसमें टॉपिक मैंने समझाया हूँ उसमें आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ ताकि हम लोग अगला टॉपिक पर हम लोग विचार कर सकें। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक यही है जो पार्श्विक विस्थापन। क्या है? क्या है हम लोग का? पार्श्विक
पार विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन को दिखाने के लिए हम लोग का समझिए ये कांच के सिल्ली हो गया। क्या हो गया? ये कांच के सिल्ली हो गया। यहाँ पर हम प्रकाश की किरण हम भेजे, ये कांच के सिल्ली है। तो मान लीजिए किसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम है। क्या है? ये विरल माध्यम। ये क्या हो गया हम लोग का? सघन माध्यम हो गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लंब खींच देते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई अगर प्रकाश की किरण अगर जाता है नहीं, तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये अभिलंब की ओर ये मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक। लेकिन इसको कहाँ जाना चाहिए था? इसको बजाबते इसको ऐसे आगे पढ़े, जो कि थोड़ा सा हम और थोड़ा सा फोल्ड करते हैं। ठीक। इसको हम यहाँ से हम भेजते हैं। ठीक। तो देखिए अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर मुड़ी। लेकिन जैसे फिर ये तो कांच के सिल्ली यानी सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम से जैसे फिर से बाहर निकलेगी यानी फिर विरल माध्यम में जाएगी, तो एक और हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक मान लीजिए हम एक नॉर्मल हम खींच देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये जो है अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर भाग जाएगा। जो कीजिए इसको बजाबते इसको कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना आकर अभिलंब से क्या हो जाता है? ये दूर भाग जाता है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं जो कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आता है तो क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर भागता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब के करीब आता है। ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इसको बढ़ाते हैं। ठीक। तो देखिए ये हम लोग का थोड़ा इसको हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक। तो ये बीच के जो हम लोग का गैप बन रहा है, ये परावर्तन के चलते जो बीच में जो गैप बन रहा है वही हम लोग का कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ये बीच के जो गैप है यही तुम्हारा हम लोग का कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है। उसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पार्श्विक विस्थापन में कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्श्विक विस्थापन भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक। अब देखिए अगला है हम लोग क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है? अपवर्तनांक से मतलब यह होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते। तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है जो किसी अभी अपवर्तनांक हम परिभाषा बताए हैं जो किसी माध्यम में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में प्रकाश की अपवर्तनांक जिसको यन से दिखाया जाता है, यानी शून्य में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। शून्य में प्रकाश के चाल को सी से दिखाते हैं और उस माध्यम में किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल को हम लोग क्या दिखाते हैं? सी यम। यम थोड़ा सा नीचे रहता है
ठीक, सीएम से दिखाता है। जैसे हम शून्य में प्रकाश से चाल, तो शून्य में प्रकाश से चाल कितना होता है? 3 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, और हम ले लेते हैं किसका? हम मान लीजिए कांच के ले लेते हैं। किसके ले लेते हैं? कांच के ले लेते हैं। तो कांच के प्रकाश के चाल, कांच में प्रकाश से चाल कितना होता है? 2 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो गया? लाख हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2। इसको निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 5 हो गया। क्या हो गया? 1.5 हो गया। यानी 1.5 इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? 1.5 कहते हैं हम लोग। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो ये तो है हम लोग का था क्या चीज़ का? कांच का। ये था हम लोग क्या चीज़ का? निर्वात में प्रकाश के चाल, कांच में प्रकाश के चाल था। ये इसका कहने का मतलब यह हुआ, ये हम लोग का अनुपात निकालने का मतलब यह हुआ कि जो कांच के तुलना में जो प्रकाश के चाल है उसका 1.5 गुना अधिक है। क्या है? 1.5 गुना अधिक है। दूसरा का एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर शून्य में कभी भी ऊपर हम लोग क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। क्या रखेंगे? शून्य में। अब मान लीजिए हम पानी के ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी के ले लेते हैं। तो पानी कितना होता है? 2,25,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो ये जब 3 जीरो से क्या हो गया? 3 जीरो कैंसिल ना। अब इसको हम लोग कट्टम पिटम करेंगे तो कट्टम पिटम करने के बाद में हम लोग का आंसर आएगा 4/3 यानी 1.33 आएगा। कितना आएगा? 1.33। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ जे शून्य में जो प्रकाश की चाल है ये पानी के तुलना में यानी जल के तुलना में 1.33 गुना अधिक तेज चलता है। ठीक है, ये हम लोग को इसका विशेषता हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो कि ये पदार्थ है और उसका अपर्तनांक है जो कि मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहा हूँ। आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार ये अपर्तनांक पूछ लिया जाता है जो इस माध्यम में इसका अपर्तनांक कितना होता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये पदार्थ हो गया। ठीक, इसका अपवर्तनांक हो गया। ठीक, तो पदार्थ नंबर 1, ये पदार्थ नंबर वायु हो गया। क्या हो गया? वायु। वायु का अपर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। ठीक, उसके बाद से पानी हो गया। क्या हो गया? पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। केरोसिन का अपर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। ठीक, एल्कोहल का अपर्तनांक कितना होता है? ये आपका 1.36 होता है। तारपीन का अपर्तनांक कितना होता है? 1.47 होता है। ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड ठीक, सल्फाइड, इसका अपर्तनांक कितना होता है? 1.63 होता है। ठीक, बेंजीन, इसका अपर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। पिघला क्वार्ट, इसका अपर्तनांक कितना होता है? 1.46 होता है। ठीक, उसके बाद से बर्फ हो गया। ठीक, बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है? 1.13 होता है।
कांच, इसका अपर्तनांक होता है 1.48 से लेकर 1.16 के बीच में होता है। ठीक, उसके बाद में कांच 1.53 से 1.96। ठीक, कनाडा बालसम, इसका अपर्तनांक होता है 1.53। ठीक, मारी क्या, इसका अपर्तनांक कितना होता है, इसका तो 1.71 होता है। नीलम, इसका अपर्तनांक कितना होता है, 1.77 होता है। हीरा, इसका अपर्तनांक 2.42 होता है। ठीक, ये था हम लोग को मस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पदार्थ, जो कुछ तरल पदार्थ है और कुछ क्या है, ठोस पदार्थ है। ठीक, उसका ये क्या है, अपर्तनांक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा अपर्तनांक क्या होता है, हीरा का होता है। और सबसे कम जो अपर्तनांक जो है क्या है, वायु का है, जो कि जो क्या है 1.003 है। तो याद रखना है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या है, ये कुछ ठोस पदार्थ है, कुछ तरल पदार्थ है, जिसका अपर्तनांक हम लोगों को क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखें कि अगला टॉपिक क्या है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपको इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दिल से उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपके पास भी पहुंचता रहे। अगला है अपेक्षित अपर्तनांक। क्या है अगला, हम लोग का है अपेक्षित अपर्तनांक। अपेक्षित अपर्तनांक का मतलब क्या होता है, अपेक्षित। ठीक, अपेक्षित अपर्तनांक का मतलब यह होता है कि दो माध्यमों में निरपेक्ष अपर्तनांक का अनुपात को अपेक्षित अपर्तनांक कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं जे N21 के मतलब इसका फार्मूला हो जाता है जे N2/N1, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं माध्यम एक, इसको कह सकते हैं माध्यम एक व दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, क्रमशः क्या हो जाएगा, N1 तथा N2 होगा। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग जाने हैं जो प्रकाश के अपर्तनांक को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं, तो मान लीजिए दो ठो माध्यम है, एक माध्यम एक हो गया, एक माध्यम दो हो गया। एक माध्यम को हम लोग C1 लिखते हैं और दूसरा का C2 मान लेते हैं। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C/C भले N1 बराबर C/C1 और N2 बराबर क्या हो जाएगा, C/C2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं,
ए n1 जो है, यानी हम लोग का लिखे हैं जे एक n21 के मतलब क्या हुआ, जो n2 बटा n1। n2 का है तो n2 का वैल्यू कितना है, c बटा c2 और बटा c बटा c1। इसको सीधा करेगा c बटा c2 इंटू c1 बाई c। तो c से c कट गया, हम लोग का प्राप्त हो गया c1 बाई c2। c1 बाई c2, c1 बाई c2, यानी इसका मतलब यह हुआ ये माध्यम दू का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ, यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ, ठीक, जे माध्यम दू का माध्यम एक के सापेक्ष क्या हुआ, अपवर्तनांक, ठीक। यानी जिसको हम लोग माध्यम एक का में प्रकाश के चाल, इसको हम लिख सकते हैं माध्यम एक में प्रकाश का चाल बटा माध्यम दू में प्रकाश का चाल होगा, ठीक। अब देखिए, अब ये जो था हम लोग को इस तरह लिखने का मतलब यह हुआ, क्या हुआ, यह हुआ। अगर हम इसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, माध्यम एक के माध्यम दू के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको हम लोग लेते हैं, देखो हो जाएगा n12 बराबर हो जाएगा c1 बाई पहले c2 बाई c1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c2 बाई c1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जब ये पलटा, जैसे मान लीजिए है 21 था तो क्या हो गया, 12 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, c1 बाई c2 है तो c2 बाई c1 हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे हम लोग गुणा करेंगे, यानी LHS मान लीजिए समीकरण एक, समीकरण यहाँ पर एक हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। LHS एक तरफ, RHS एक तरफ, यानी n21 गुणे n12 बराबर c1 बाई c2 इंटू c2 बाई c1। तो c1 से c1 गया, c2 से c2 गया, यानी n12 गुणे n21 गुणे n12 बराबर कितना बच गया, 1 बच गया, क्या हो गया, 1 बच गया। या n अगर 12 हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बटा n21 हो जाएगा, जो कि एक अगला हम लोग का फार्मूला निकल के चला आया। इसका मतलब यह हुआ जे कि माध्यम एक का माध्यम दू के सापेक्ष
नाक, यानी ये हो जाएगा हम लोग को 1/, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हम लोग का, ये ओरिजिनल में हम लोग का फार्मूला तैयार होकर चला आया। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार और इसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। अपेक्षित अपवर्तनांक में फार्मूला यह होता है जो दो माध्यमों के निरपेक्ष में अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसका फार्मूला हो जाता है n21 बराबर n2/n1। इसका मतलब यह होता है, जो इसका कहने का मतलब यह होता है माध्यम 1 व माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाता है। इसका मतलब 21 का मतलब माध्यम 1 और माध्यम 2 है, n2 और n1 हम लोग क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो गया। तो n1 का मतलब क्या हुआ है, यानी C/C1। C जौन हो क्या हो गया, प्रकाश थी वो हम लोग का वायु का समझिए अपवर्तनांक है, और एक किसी दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है। n2 का मतलब है वायु का अपवर्तनांक किसी दूसरा का। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, n21 का मतलब क्या हुआ, हम लोग का फार्मूला यहाँ पर n2/n1 हो गया। तो n2 का वैल्यू हमको C/C2 और n1 का मतलब C/C1 हो गया। अब ये जो भागा में है तो गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे, नीचे के ऊपर होगा, C से C कट गया, C1/C2 हो गया। इसको समीकरण हम 1 मान लिए। अब इसका C1 और C2 का मतलब यह होता है जब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी माध्यम 1 में प्रकाश के चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश के चाल। ठीक, ये इसका कहने का ये मतलब यह हुआ। मन करते इतना लिखिए, मन करते इतना लिखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर हम 21 लिखे हैं तो इसको हम माध्यम, जैसे यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 21 से यहाँ पर हम 12 लेते हैं तो उसको लिखेंगे माध्यम 1 में माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो 12 हो गया। तो 12 यह होगा, जैसे 21 था तो हम लोग का C1/C2 था, तो 12 होगा। तो इसी प्रकार हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फिर से मिलेगा C2/C1 आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आएगा तो यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। अब LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, यानी n21 में n12 से गुणा करेंगे तो इसका भी वैल्यू है n21 और n12 का। तो जब इसको गुणा करेंगे C2 से C2 कट गया, C1 से हम लोग का C1 कट गया। जब कट गया तो एक बार में गया, तो यानी इस एज इट इज उतर गया। अब n12 को हम रोक लिए हैं, n21 को इधर भेजे हैं तो 1/n21 हो गया। तो n21 का मतलब क्या हो जाए, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, 1/ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को ये अपेक्षित अपवर्तनांक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग सा है, आप लोग इसको फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा 2 बार, ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हम लोग को क्या है कि अगला हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो हम लोग उधर दर्पण में पढ़े हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अविलंब तीनों एक ही पर होते हैं, उसी तरह इसमें भी पढ़ना है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण के जाया क्या होते हैं, बराबर होता है। ये अपवर्तन के 2 ठो ये नियम है। ठीक है, लेकिन स्नेल के नियम के अनुसार क्या है, स्नेल के नियम के अनुसार जो है, स्नेल के नियम के अनुसार जो होता है
साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। नियतांक का कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलता है, यानी फिक्स होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो कोई मान लीजिए एक ये जो लाइन जो है दो माध्यम का दिखा रहा है, मान लीजिए ऊपर एक माध्यम है, नीचे एक दूसरा माध्यम। ऊपर हो गया मान लीजिए हवा हो गया, और नीचे हो गया क्या हो गया, मान लीजिए पानी हो गया। क्या हो गया, पानी हो गया। ऊपर को सघन विरल माध्यम, नीचे को सघन माध्यम बोलेंगे। मान लीजिए कोई तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है और ये हम लोग क्या होगा, अविलंब हुआ। क्या हुआ, अविलंब हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि हवा से अगर पानी में प्रकाश की किरण अगर आती है तब क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए हम ये अविलंब और आपतित किरण क्या है, ये अविलंब और आपतित किरण के जो कोण है ये कितने डिग्री कोण बना रही है, समझिए 60 डिग्री पर बना रही है। और माध्यम 2 में जाने के बाद यहाँ पर अब ये 30 डिग्री कोण बना रही है। कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ठीक, अब ये 30 डिग्री की जो बना रही है तो इसके जो वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो साइन आई बटा ठीक, साइन आई बटा साइन आर हो गया। तो साइन आई का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, 30 मान लिया हम लोग। क्या मान लिए हैं, तो 30 मान है कि 60 मान है, तो देख कर लिखिए। साइन आर के मतलब क्या होगा, 30 मान है। ठीक, तो साइन 60 के मान होता है √3/2, जो कि आप त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो है 37 के मान होता है 1/2। ठीक, तो ये कट के √3/2 हो गया, हाई हो गया 2/1 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना, √3 आ गया। कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए ये जो है ये √3 देखिए। अब देखिए इतना आप लोग को याद रखना है। अब मान लीजिए एक किरण जो हम भेजे हैं 60 डिग्री में भेजा है। मान लीजिए हम क्या भेजे, हम एक किरण को 80 डिग्री पे भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, 80 डिग्री पे भेज रहे हैं। अब मान लीजिए अब 80 डिग्री पे भेज रहे हैं तो इधर तो झुकाव ज़्यादा हो रहा है, तो इधर भी तो थोड़ा सा ये आगे पड़े, ये बढ़ेगा। क्या होगा, आगे पड़े ये बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, आगे पड़े ये बढ़ेगा, क्योंकि इस जब आपतन कोण का जब मान जब बढ़ेगा तो निश्चित बात है इसका अपवर्तन का भी हम लोग का हो जाएगा, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इधर वाला जो ऊपर वाला जब बढ़ रहा है एक माध्यम का, दूसरा का माध्यम के भी कोण के मान ये बढ़ता है। ठीक है, तो उतना ही बढ़ता है जितना ये बढ़ रहा है। जितना ऊपर वाला बढ़ रहा है उतना ही नीचे वाला भी बढ़ता है, जिसके चलते फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, √3 ही आएगा। जितना डिग्री इधर बढ़ेगा उतना ही डिग्री क्या हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय फिर से उतना ही डिग्री उधर भी बढ़ता है, माध्यम 2 में भी, जिसके चलते हर हमेशा सॉल्व करने के बाद में हम लोग का वैल्यू √3 ही आता है। जिसके चलते स्नेल साहब ये बोले हैं कि साइन आई का वैल्यू साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नियतांक के मतलब आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए अब इसी में लगे हाथे हम लोग समझ लेते हैं कि अभी हम लोग जाने हैं, क्या जाने हैं कि यदि माध्यम 1 और माध्यम 2, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 1, इसको हम मान लेते हैं माध्यम 1, यानी क्या मान लेते हैं, हवा। ये हो गया हम लोग का हो गया नॉर्मल, जो कि ये यहाँ से माध्यम क्या हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। ठीक,
तो हम लोग जाने हैं साइन आई बटा साइन आर होता है ए किसके बराबर, n 21 के बराबर होता है। कितना होता है? n 21 के बराबर। तो n 21 के मतलब क्या होता है? n 21 के मतलब क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर, यानी n2 बटा n1 हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तीर्था तीर्थी गुणा करेंगे। साइन आई गुणे n1 बराबर साइन आर गुणे n2, जो कि एक यहाँ से भी फार्मूला हम लोग को निकल कर चला आता है। ठीक, कोई दिक्कत है? माध्यम 1 और माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह ये होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अगला हम लोग को टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन उपयोग। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो उपयोग में हम लोग को पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निश्चित बात है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, नहीं वो कहीं ना कहीं मुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुड़ने के मतलब यह होता है, अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो अविलंब से क्या होती है? दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब से। जैसे मान लीजिए ये हो गया हवा हो गया, क्या हो गया? हवा हो गया। ये हो गया पानी। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या? ये नॉर्मल। ये क्या हो गया? ये अविलंब हो गया। ये अविलंब हो गया, ये किरण हो गया। ये प्रकाश की किरण आ रही है हवा से और ये पानी में प्रवेश कर रही है। तो जब सघन विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। पहला फैक्ट। और दूसरा का फैक्ट यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। सॉरी, एक बार और सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अविलंब की ओर। अगर वही प्रकाश की किरण अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होती है? दूर भागती है। क्या होती है? अविलंब से दूर भागती है। ठीक, अगला बात यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण जब लंबवत हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं? लंबवत डालते हैं, तो वह बिना मुड़े क्या होती है? सीधे निकल जाती है। ये हम लोग को 3 ठो ये फैक्ट रहा जो कि आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला है पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। क्या है? पानी के सतह पर छड़ी को मुड़ा हुआ दिखना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये इसके नीचे क्या है? पानी भरा हुआ। समझिए इसमें पानी है, ये हवा है। ये तिरछी कोई प्रकाश की ये तिरछी ये क्या है? ये तिरछी कोई हम लोग छड़ी इसमें डाल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। ठीक, ये क्या है? लंब है। ठीक, इधर से थोड़ा सा लंब हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ई जो है ये जो इसको तो बजावती इसको कैसे दिखना चाहिए?
ऐसे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ऐसे दिखना चाहिए, ठीक। लेकिन ये ऐसे ना दिख कर थोड़ा सा ई अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ दिखता है। क्या दिखता है? अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन बजाते जब इधर से आ रहा है छड़ी, तो हम लोग को यहाँ पर दिखना चाहिए, जो डॉट डॉट लाइन में हम दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन इधर ना दिख कर किधर हो, अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक। और जो कि वास्तव रूप में एक क्या है, यहाँ पर है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण जो निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जो निकल रही है, अब यहाँ से जो निकल रही है प्रकाश की किरण, इसको थोड़ा सा और इरेज करते हैं हम। यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, तो ये तो जा रही है विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम है। ये जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी, अभिलंब की ओर मुड़ी। किधर मुड़ी? अभिलंब की ओर मुड़ी। लेकिन यहाँ से जो प्रकाश की किरण जो जा रही है, तो किधर जा रही है? ये सघन से विरल माध्यम जा रही है। कहाँ जा रही है? सघन से विरल माध्यम। तो अभिलंब से क्या होती है? ये अभिलंब से दूर भागती है। क्या होती है? अभिलंब से ये दूर भागती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर भागती है। जो कि जो अगर इसको अगर डॉट डॉट से दिखाया जाए, तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई यहाँ पर श्रोता है। क्या है? कोई यहाँ पर कोई श्रोता है, यहाँ से देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। तो देख रहा है, तो वो कहाँ से वो इसका प्रकाश मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, जिसके चलते ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये वास्तविक चीज़ ना दिखाई देकर इसको कहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ पर। लेकिन बिंब इसका कहाँ पर बनता है? यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझिए, जब कोई छड़ी को हम लोग रखते हैं, तो सीधा दिखाई ना देकर थोड़ा सा हम लोग को कहाँ दिखाई देता है? मुड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण जो यहाँ से जा रही है, तो ये क्या हो रही है? ये सघन माध्यम से जा रही है। कहाँ से जा रही है? सघन माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही जब जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर भागती है। तो ये जिसके चलते अभिलंब से दूर भागती है, तो वही कारण है जिसके चलते ये छड़ी क्या होती है? ये हम लोग को मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में मुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। यही कारण है जब हम लोग पानी में अपने पैर को हम लोग डालते हैं, किसी तालाब या किसी नदी या किसी नाले के करीब में, वो उस किनारा पर बैठ के, तो हम लोग को पैर हम लोग का दिखाई देता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। क्या है? पानी में भरी बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होना। तो कम प्रतीत क्यों होता है? अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बाल्टी है। क्या है? कोई बाल्टी है, ठीक। इसमें यहाँ तक पानी नीचे भरा हुआ है, ठीक है। अब कोई यहाँ पर है, ये मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई श्रोता है यहाँ से क्या कर रहा है? देख रहा है। क्या कर रहा है? कोई श्रोता यहाँ से देख रहा है, सॉरी, देख रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? ठीक, ये जो प्रकाश की किरण जो है, क्या है? प्रकाश के जो किरण है उसको, अब ये तो हो गया पेंदी, ये पेंदी से प्रकाश की किरण जा रही है। क्या कर रही है? जा रही है। अब ये जो जा रही है, तो निश्चित बात है कि कहाँ से जा रही है? ये सघन माध्यम से जा रही है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हो भागी। क्या होगी? दूर भागी, ठीक है। जिसके चलते इसको ये
इसको जब हम लोग यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ पर प्रतीत होता है, ठीक। लेकिन पानी के पिंडी यहाँ पर है, लेकिन दिखता है यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। किसके चलते? ये परावर्तन के चलते, क्योंकि ये प्रकाश की जो किरण जो जा रही है हम लोगों तक, वो कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है, जो कि जैसे सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। जब भागती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ ना बन के कहाँ पर बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है, जिसके चलते पानी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यही सेम लॉजिक लगता है कि पानी में रखी हुई सिक्का ऊपर क्यों प्रतीत होता है। सेम लॉजिक के अगर लगाएंगे हम लोग तो ये हम लोग जवाब निकल कर चला आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दोनों टॉपिक अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग का है क्या है? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म जो है, ये रहा हम लोग का क्या? ये रहा हम लोग का प्रिज्म के डिटेल्स, जो कि प्रिज्म का फोटो इसमें हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने प्रिज्म किसे कहते हैं। कह रहा किसी कोर पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। एक बार और सुनिए, कि किसी कोर पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग गांव देहात में जो झोपड़ी होता है ना, जो टाटी के ऊपर जो पोर्शन जो होता है एकदम 2 कॉपी, अगर उसी को अगर हम लोग देखें तो वही क्या होता है? प्रिज्म के आकार के होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो AB जो लाइन है AB और A-B, जहाँ से प्रकाश की किरणें जो अपवर्तित होती है, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये जो है, ये जो A' है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोर बोलते हैं। जो है यहाँ पर जो कोण A पर बन रहा है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। B' और BC, इसको प्रिज्म के आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म के आधार बोलते हैं। तो इतना डिटेल्स में आप लोग को पूछने नहीं जा रहा है, केवल आप लोग प्रिज्म की परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये रहा हम लोग का क्या? प्रिज्म के डिटेल्स। अब आज के वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसे पूरे भारत में फैलाने के काम कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है, फिर भी मैं आप लोग के लिए इतना परेशानी को इग्नोर करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग का कर्तव्य है कि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आप लोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और इसका वॉच टाइम बढ़ाने में आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी सुंदर सुंदर आप लोग को वीडियो में बना कर लेते आते रहूँगा। और इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।